हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने करियर पर। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अभी लाइनअप है। आपका पेपर डेली चल रहा है, तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ मैथ्स के, जिसमें आपको मैं एक प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, जिसको जो आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, उसी बेसिस पे या मैं एनालाइज करके मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। जिसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ, दूसरा प्रैक्टिस सेट आप इसमें जानेंगे किस तरीके के आपके पेपर में सवाल आ रहे हैं, किस तरीके के आने के चांसेस हैं। तो मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए। आप इस क्लास को देखोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा आपके पेपर में जाके। ठीक है। और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कुछ ज़्यादा टफ मैथ नहीं पूछा था, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन टफ भी नहीं पूछा था तो इतनी इजी भी नहीं पूछी जाती है कि अगर आपने पढ़ा नहीं है या पहले से ऐसे क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप कर तो जाएगा, हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे। तो ये चीज़ मैं आपके लिए बताने आया हूँ आपको। ये क्लास आप जरूर देखिएगा और क्वेश्चंस की वैरायटी देखिएगा कि इस तरीके का अगर आपके पेपर में क्वेश्चन दिखता है तो आप कैसे अप्रोच करोगे और मेरे करने का तरीका क्या है। तो वही चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके पेपर में डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन टाइप वही मिल जाए। तो मैं चाहता हूँ डेफिनेटली आपको ये फायदा पहुंचे। ठीक है। तो मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, एक मैं करा चुका हूँ। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जो बच्चा चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। ठीक है, चलिए। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। कल मैंने, और जिस बच्चों ने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा वो जाके प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, देख सकता है। आज सेकंड हम प्ले टेस्ट सेकंड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगेन मैं वेलकम करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए मैं सीधा क्वेश्चंस पे बात करूंगा। मैंने क्वेश्चंस की बात करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने लिख भी रखा है दिल्ली पुलिस मैथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, कि आप पेपर को, जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ तो आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद मेरा तरीका देखिएगा क्या आपको फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है, और आप फील कर पाओगे कि हाँ सच में क्लास में दम है और आप इसको एक इस तरीके से कर पा रहे हैं कि पेपर में हमारा टाइम भी बचे और हमें मैक्सिमम फायदा हो। तो सवाल है आपका पहला, द लेंथ एंड ब्रेथ of rectangle are made to increase and decrease respectively by 8% and 10%. What is the percentage increase or decrease in its area? ये कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 10% की वृद्धि और कमी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की कमी क्या होगी। दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो रेशियो मेथड हम कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं बता सकता हूँ। रेशियो मेथड, ठीक है, और एक होता है आपका फ्रैक्शन, जो कि 10% का मतलब होता है 1/10, इस तरीके से हम कह सकते हैं। एक फॉर्मूला बेस होता है जिसको हम एक्स वाई रूल या एक्स वाई फॉर्मूला बताते हैं। जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो आप इस वाले तरीके से चले जाएं। एक्स मैंने 8 है हमारा और वाई 10 है, तो एक्स की जगह हम 8 रखेंगे। जब भी कोई दो चीज़ों में आप पहले में कमी बढ़ हो रहा है या दूसरे में बढ़ोतरी हो रही है या दोनों में बढ़ोतरी हो रही है या दोनों में कमी हो रही है, दो चीज़ों पे बात करें तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एक्स की जगह 8, वाई की जगह में पहले वृद्धि हो रही है फिर कमी हो रही है, तो -10 रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। ठीक है, देन इसके क्षेत्रफल में प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस क्या आएगा वो अभी डेफिनेटली पता चल जाएगा आपको। 8 मल्टीप्लाई माइनस का 10 आएगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ क्या आएगा, माइनस ही आएगा अपॉन 100। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करने आएंगे तो माइनस का कितना आएगा 2, माइनस का 2 आएगा। देन उसके बाद ये कितना आएगा, माइनस का 18 अपॉन 10, 100, यानी कि माइनस का 0.8। तो कितना आ जाएगा आपका प्रॉप लॉस कितना होगा या एरिया डिक्रीज कितना होगा, माइनस का 2.8%। क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज होगा क्योंकि माइनस आ रहा है, क्या हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बच्चे ऑप्शंस को भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो डिक्रीज 1.8%, इंक्रीज बाई 1.8%, इंक्रीज बाई 2.8%। आपने आंसर सही निकाला लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज भी नहीं पढ़ा तो आप ऑप्शन गलत लगा के आ जाओगे। एक तो हो गई एक फॉर्मूले तरीके से। रेशियो मेथड से हम कैसे करेंगे, रेशियो मेथड में बता देता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, दोनों तरीके देखेंगे। रेशियो मेथड, ठीक है। 8% का मतलब क्या होता है, आप कोई बच्चा बताएगा। 8% का मतलब होता है 4 से 2/25, यानी कि पहले कोई इनकी लेंथ 25 थी, बढ़ रहा है तो अब कितनी हो गई 27 हो गया।
और ब्रेथ में कितनी 10% की कमी होगी। 10% का मतलब क्या होता है आप बोलोगे 1/10, यानी कि 10 से कितना हो गया 9 हो गया, ये 250 हो जाएगा। 27 नंबर कोई बताएगा बच्चा मुझे? 9 7 63, 9 दूनी 18, 18 अच्छा 24, 243, ठीक है इतना होगा। अब कितनी कमी हो रही है आप बोलोगे 7 की कमी हो रही है। कितने पकड़ हो रही है 250 पे, मल्टीप्लाई 100% में चाहिए। दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको। 25 चौके 100, 25 दारे 100, यानी कि 7 चौक 28 अपॉन 10, कितना आएगा 2.8%। वो भी क्या होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है। कोई चीज़ ये पहले कितना रेशियो इनका आ रहा था क्षेत्रफल 250, अब 243, तो क्या हो रहा है कमी तो हो रही है माइनस। तुम इससे अंदाजा लगाएंगे ये क्या है हमारा डिक्रीज बाई 2.8%। समझ में आया है सवाल? दोनों तरीके से मैंने बताया आपको, एक्स वाई रूल से भी बता दिया और इवन मैंने रेशियो मेथड से भी आपको बता दिया। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आगे बढ़ें, अगर ये सवाल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ये फेवरेट सवाल है और बार बार पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है और इस पर आप करेंगे। मैं डायरेक्ट इसका एक सीधा फॉर्मूला आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आ रही हूँ कोई दिक्कत नहीं। ड्यू टू एन इंक्रीजमेंट ऑफ 20% इन ए प्राइस ऑफ शुगर, अ पर्सन इज एबल टू बाई 5 kg लेस फॉर 600 फाइंड द इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर। ये कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलो कम चीनी खरीद पाता है। ठीक है, चीनी की बढ़ी हुई कीमत बताइए, यानी कि 20% की वृद्धि हो रही। तो हम इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इंक्रीज, या हम इसको लिखेंगे, देखो फॉर्मूला याद रखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इनटू कितना प्राइस अपॉन 100 और जो टोटल क्वांटिटी। ठीक है चलिए, इंक्रीज कितने परसेंट हो रहा है 20% वृद्धि हो रही है, 20% मल्टीप्लाई 600, प्राइस कितना है 600 अपॉन 100 तो आएगा ही, आपको पता है कितने कम खरीद पा रहा है 5 किलो कम खरीद पा रहा है। ठीक है 500 के 20, 4 के 24, ये क्या आता है फाइनल प्राइस पूछा है, यानी आपसे पूछा है चीनी की बढ़ी हुई कीमत कितनी आ रही है, आप कह रहे हैं 24 रुपये, तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट। अगर आपसे ये पूछा जाता है इस सवाल में चीनी की बढ़ी हुई पहली वाली कीमत क्या होगी, तो पहली वाली कीमत क्या है 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है 1/5, 5 का मतलब 5/6, कीमत बढ़ के कितनी है 20% की तो बढ़ रही है। 20% का मतलब होता है आपका 1/5, यानी कि कोई चीज़ पहले 5 थी तो अब कितनी 5 कीमत थी पहले, तो अब किसी की 6, लेकिन अभी कितनी है 24 है, तो एक कितनी गुना होगी इसकी 4 गुना होगी। तो अगर पहले वाली कीमत पूछता आपसे, पहले वाली कीमत पूछता तो आप कितने बताते पहले की कीमत, तो आप बताते कितनी आती है 20। तो सवाल में दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि बढ़ी हुई कीमत कितनी आ गई 24। अगर पहली वाली कीमत पूछता कि पहली वाली कीमत क्या है तो आपका आंसर होता है तो 20। अभी फाइनल आंसर क्या है 24 रुपीज इसका। ठीक है तो ये तरीका आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे और कभी भी अगर ये सवाल आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली इस सवाल को करते हो। अगर यहाँ पे कमी होती तो वो करते हैं हम लोग, तो ये तरीका ठीक है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल है आपका रेशियो का या प्रोपोर्शन यानी समानुपात का। ये सवाल बार बार पूछा गया है और ये ट्रेंड में सवाल है और मैं चाहता हूँ आपसे ये सवाल मिस ना हो और इसलिए मैं लेकर आया हूँ अपनी आज की क्लास में। सवाल है इफ x इज एडेड टू ईच ऑफ द 11, 17, 23, 33 देन द नंबर्स ऑफ सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर प्रोपोर्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट 5x-3। ये कह रहा है यदि 11, 17, 23 और 33 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है, तो 5x-3 का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है इस सवाल को, ऐसे सवाल को हम करने के लिए एक अप्रोच होती है। देखो ट्रिक ब्रेक में नहीं बताऊंगा, ट्रिक बताने का मतलब है कि पेपर में आपका भूलना तय है। मैं सीधा कंसेप्ट बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा। बेसिक से कैसे समानुपात में कह रहा है 11
अपॉन 17 बराबर 23/33। इसमें हमें कोई एक नंबर ऐसा ऐड ऑन करना है कि जो आपस में क्या हो जाए समानुपाती। एक तो क्या होता है कि इसका मान बराबर है। एक तो आपके पास एक वैल्यू ये होती है कि आप x का मान पुट करके देखिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप x का मान पुट कर एक दो करके देखोगे, लेकिन हमें क्या करना है, हम सीधा सा कह लेंगे इस सवाल को। देखो तोड़ने की अप्रोच मैं बता देता हूँ। पहले इनका डिफरेंस लेंगे, कितना है 6 आया, इनका कितना आया 10। और भी छोटा कर सकते हैं हम इसको, 3 और ये 5, 3 और 5 है। 3 और 5 से कटने वाली कोई संख्या बताइए, आप 15 बताओगे। अगर हम 15 बताएंगे हम लोग इसको, और इसको मुझे 15 बनाना है, 15 ऑपरेशन आप किसी पे भी कर लीजिए, अंश या न्यूमरेटर में कर लीजिए, डिनोमिनेटर में आंसर सेम ही आएगा। मैंने बोला 15 बनाना है, तो इस तरफ भी 5 का मल्टीप्लाई करूंगा 15 तभी तो बनेगा। इस तरफ मैं 3 का करूंगा प्लस एक्स। मैं अब न्यूमरेटर में सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो देखो इस तरफ मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो कितना आएगा, देखो 11 पंजे 55, एक्स की वैल्यू अब आराम से फाइंड कर लेंगे, और कितना आएगा 5x। इसी तरीके से 23 प्लस 3x, अगर ये इस तरफ आएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपके 7, x की वैल्यू और 7 आ गई। सवाल में पूछा था 5x-3, सवाल में पूछा क्या आपसे 5x-3, ठीक है। x की वैल्यू 7 है, 7 पंजे 35 -3, यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर 32 इज द राइट आंसर। 32 कहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये आपका पूछा गया था। अब देखो मैंने x की वैल्यू कितनी आराम से निकाल ली, मैंने बोला 11/17 बराबर, हम प्रोपोर्शन में लेकर ना इक्वल टू 23/33। मैंने क्या बोला, चाहे तो आप न्यूमरेटर में सेम कर लीजिए, डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए। मैंने वो देखा सबसे पहले हमें इसका डिफरेंस को इक्वल कर दिया। डिफरेंस का 11 और 17 में डिफरेंस कितने का 6 का, और 23 और 33 में है 10 का। तो मैंने बोला आप पहले 6 और 10 को बराबर कर लेते, मैं और 2 से काट लिया 3 इज 5 आ गया। और तीनों 5 से कटने वाली कोई संख्या मैंने देखी, आप बोलोगे 15, इसको मुझे 15 बनाना था, तो मैंने इस तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया, इस तरफ 3 से किया, 11 पंजे 55 प्लस 5x बराबर 23 और प्लस 3x, तो 2x बराबर यहाँ पे आ गया 14, x की वैल्यू आ गई 7, 7 को मैंने यहाँ पुट किया, आंसर आ गया आपका 32। समझ में आया यही सवाल। अब दोबारा से मैंने दोबारा समझा दिया, आई होप आपको ये समझ में आया हो। सवाल अच्छा है, सवाल में आपके पेपर में आने की उम्मीद अच्छे ज़्यादा है। ठीक, चलिए ये सवाल क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कराएंगे हम लोग आपको। सवाल पढ़िए, सवाल बहुत अच्छा और बार बार पूछा जाता है, इस सवाल की तो रिपीटेशन मोड ही इतना है कि आप कह नहीं सकते। सवाल है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ A and B is 3:5, whereas the ratio of their expenditure is 4:7 respectively. If A and B save 16,000 and 26,000 respectively, then what is the difference in between their expenditure? A और B की आय का अनुपात 3:5 है, जब उनके व्यय का अनुपात 4:7 है। यदि A और B क्रमशः 16,000 और 26,000 रुपये की बचत करते हैं, तो उनके व्यय के बीच का अंतर क्या हुआ। यानी कि हमें आंसर पता है, ये इनकम है, ये व्यय है, तो उनके व्यय के बीच का अंतर निकालना है। दो चीज़ें तो मुझे यहाँ ऑप्शन देखते ही पता चलेगा, मुझे चाहिए डिफरेंस 3 का। 3 से कौन कौन सा ऑप्शन कट रहा है, पहले तो 3 से कट कौन से रहे, 3 से 5,000 नहीं कटता, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। 6800 नहीं कटता, ये बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बचे 6,000 और 5400। मैंने आपके लिए 50-50, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तुक्का लगा के भी इस क्वेश्चन को मतलब गैस करके जो भी करना है, लेकिन मैं 50% चांस पे लिया है 20। लेकिन आप इस सवाल को हम तरीके से करते हैं, यानी कि हम कहते हैं दो बंदे हैं ए और बी, इनकी इनकम का रेशियो है 3:5, इधर इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है देखते हैं, बाकी कुछ अलग तो नहीं पूछा, हाँ भैया ही पूछा, और एक्सपेंडिचर का है 4:7। बचा कितने रहे हम इसको, ये बचा रहे एक बता रहा है 16,000 रुपये, और ये 26,000 रुपये, यही तो ना, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपको ये चीज़ करने की जरूरत भी नहीं है, आपको रेशियो में आंसर चाहिए तो मैं ये 0 3 0 ये हटा सकता हूँ। अब इसको हम कैसे करेंगे ज़्यादा, 7 3 21
और 4×5 = 20, इनका डिफरेंस 7×3 = 4×5 = 20 का डिफरेंस कितना आ गया? 1 यूनिट आ गया। डिफरेंस कितना आ रहा है? 21 - 20 का एक एक 1 यूनिट की वैल्यू कितनी यहाँ से हम निकाल लें? 26 चौक पहले ऐसे, फिर इस तरीके से ऐसे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना। 16×7 = 112 और 26 चौके 104। 16, ठीक है, 26 चौके कितना होता है? 104, 104 और 16×7 = 112। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, आप बताएंगे कोई? 8 आ रही है। लेकिन अगर 8 आ रही है यहाँ से, तो ये सवाल तो बनेगा ही नहीं इस तरीके से। 3:5 और 4:7 में देख लेता हूँ कहीं गलत। 7×3 = 21, 5×20 1 यूनिट आ गया। ये तो ठीक है। 16×6 = 96, 16×7 = 112। उनके व्यय के बीच का डिफरेंस निकालना है। 1 यूनिट की वैल्यू तो 8 आ रही है हमारी, 3 की निकालनी है। हाँ 8 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फिर भी नहीं आ रहा। देखो यहाँ मुझे लग रहा है कि इनके व्यय का डिफरेंस तो 3 का लेके आना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो हमारी यहाँ 3 आ रही है। लेकिन ये सवाल जिस तरीके से हम कर रहे हैं उस तरीके से तो नहीं बन पा रहा। लेकिन अगर बेसिक से भी जाएंगे, बेसिक से हमने गलती कहाँ करी? दो 3:5 और 4:7 इतना है। तो 7×3 = 21, 5×20 1 यूनिट की डिफरेंस आ गया इनका। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 16×7 = 112 और 24×4 = 104, यानी कि आपका आएगा ये 112 में से 104 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ रही है, लेकिन हमें पूछा क्या? उनके व्यय के बीच का अंतर पूछा है। तो व्यय तो यही है ना डिफरेंस। तो 8 और 4 और 3 सॉरी 7 और 4 का डिफरेंस तो 3 आता, तो 8 के 2400 रुपये आएगा। लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं सही हूँ तो यह हो सकता है इस सवाल में कुछ तो डेटा मिसिंग है। तो मैं सवाल को या तो पीडीएफ में करेक्ट करके बता दूँ, लेकिन तरीका यही है सवाल करने का। बाकी बेसिक से आप जाओगे तो इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं बता दूँ 3x - 16 5x - 26 बराबर 4:7, तब भी यही आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी जाओगे तब भी x की वैल्यू यही आएगी। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, तरीका यही होगा। या तो कोई डेटा में दिक्कत है, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। पीडीएफ में करेक्शन ये रहता ही है। इसके बाद पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ना। सवाल है, व्हाट इज एनुअल इंस्टॉलमेंट बिल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ 5564 इन अ 4 ईयर एट द 12% सिंपल इंटरेस्ट। ये सवाल में कह रहा है 12% साधारण ब्याज पर 5,664 के ऋण को 4 वर्षों में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी? इस सवाल की अप्रोच मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब देखिएगा, तरीका मेरा थोड़ा सा इसमें यूनिक रहता है। कुछ नहीं करना, आपको ये देखना कितने परसेंट की ब्याज है। आप बोलोगे 12% की ब्याज, सिंपल सी बात है। अगर कभी भी आपको सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट निकालनी, सिंपल आपको एक ही स्टेप लगना कि भाई पहले ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, ये किस्त मिलेगी पहले ईयर में मिलेगी 100। सेकंड में मामला क्या साल का है? 4 साल का। सेकंड में मिलेगी 112। तीसरे में, क्योंकि पता है सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, पहले साल दिक्कत वो सॉरी पहले साल जितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उसी दूसरे साल भी उतना ही मिलेगा, तीसरे साल भी इतना ही मिलेगा, चौथे साल भी इतना ही मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में यही चीज़ क्या हो जाती है, पहले साल में तो मिलता है, लेकिन फिर सेकंड साल में ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, इस तरीके से चलता आता है। ठीक है, थर्ड ईयर में ये मिलेगा 12 और बढ़ जाएंगे तो 124 हो जाएगा। फोर्थ ईयर में 136। आप इसको ऐड करिएगा, 6 4 10 2 12, 3 2 5, 1 6 1 7, 472। 472 की सवाल में वैल्यू कितनी दे रखी है? 5,664। अब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? 4 किससे आता है? 7 से कर नहीं पाएगा। 7 दूनी 14, 749 नहीं। अब देखो इसको और भी तरीके से कैसे करेंगे हम। ये तो हो गया। हम थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा सा पार्ट बढ़ेगा। लेकिन पहले साल आपको पता है 100 रुपये मिलेंगे उसको।
दूसरी साल 112 मिलेंगे, तीसरी साल 124 मिलेंगे और चौथी साल 136 मिलेंगे। तो पहले ऐड कर लेते, 6 4 10 2 12, 3 2 5, 1 6 1 7 और 472। 472 की यूनिट की वैल्यू 5,664। अब इसको थोड़ा सा आपको डिवाइड करना है। कैसे करोगे? 472 एक नम 472, 4 16 में 7 गया तो 9 और 94 बचेगा, सिंपल सी बात है, और 4, ये कितना आ जाएगा? 2। 472 दूनी 294, यानी एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। कितनी आ रही है? 12। पूछा क्या है आपसे? किस्त पूछी है, तो पहली किस्त कितनी थी? 100। 100 का 12 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1200। तो पहले साल में, सॉरी, पहले साल में कितने उसको कितने रुपए की किस्त देनी पड़ेगी? 1200 रुपए की किस्त देनी पड़ेगी। ठीक है, 1200 की किस्त देनी पड़ेगी। अब पता है 1200 की, और दूसरे महीने में कितनी देनी पड़ेगी? दूसरे महीने में देनी पड़ेगी सिर्फ 1212 की, फिर दूसरे महीने में, तीसरे महीने में देनी पड़ेगी 1224 की, फिर 1200। ये ऐड करके भी इतना ही आएगा, आप ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आया सवाल? इसी तरीके से हम करते हैं ऐसे सवालों को। चलिए नेक्स्ट सवाल है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। सवाल है, ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज इट ट्रेवल्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑफ एन एवरेज पर आवर। एक ट्रेन बिना रुके औसतन 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और रुकने पर 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो ट्रेन प्रति घंटे औसतन कितने मिनट रुकती है? तो देखो, बिना रुके चाल उसकी क्या है? बिना रुके चाल है उसकी 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और रुकने के बाद उसकी हो जाती 56 किलोमीटर। अगर वो नहीं रुकता तो कितने, एक मिनट, इतना तो पता होगा कि अब उसे रुकने के बाद कितने किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ रहा है? 14 किलोमीटर पर आवर। 14 किलोमीटर पर आवर। पहले रुक रहा था बिना रुके, पूछा है उसे कि कितने घंटे मिनट रखती है, तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो चल रही थी, और मुझे चाहिए कितने मिनट रुकती है, यानी कि 60 मिनट में पूछा है। तो 14 पंजे 70, 5 से ये कटेगा 12, यानी कि एक मिनट में कितने मिनट रुक रही है? एक घंटे, सॉरी, एक घंटे में कितने मिनट रुक रही है? 12 मिनट। तो कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर ऐसा सवाल दोबारा पूछा है तो मैं तो आपको लिख के समझा रहा हूँ, आपको एक ही चीज करना है कि आपको पता है कि पहले 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, आप 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? आप बोलोगे 14 का डिफरेंस आ रहा है एक लाइन में करने के लिए। कितने पर? 70 पे, और मल्टीप्लाई कितने घंटे में निकालना, तो 60 मिनट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 14 पंजे 70, 5 से कितना? 12 मिनट। इतनी लाइन में भी आपका ये सवाल हो सकता था, लेकिन मुझे समझा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए ये सवाल बताइए, सवाल आपका पूछा जाता है अलजेब्रा का, पूछा जाता है कई बार। सवाल कह रहा है आपका x प्लस 1/x बराबर 4, तो फाइंड द एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। कभी भी आपसे पूछे थे तो आपको सीधा याद रखना है, अगर कभी भी कहा जाए कि x प्लस 1/x बराबर k दे रखा है और आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपको सिंपल सा निकालना है के स्क्वायर माइनस का 2। यही आपको याद रखना है। सीधा रखेंगे, एक्स स्क्वायर 1/x बराबर कितना है? 4। आंसर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम 4 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके के सवाल आपको करने पड़ेंगे, यही अप्रोच रखनी पड़ेगी, तभी आप अपना पेपर में समय बचा सकते हो और एक स्मार्ट तरीके से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आप अपनी अपनी कॉपी में नोट करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, सर्किल में मैंने बंद कर दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका,
टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल है, एक ए एंड बी टुगेदर कैन डू योर वर्क 10 days, बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, while C and A together can do the same work in 20 days. In how many days can A, B and C working together completed the same work? ये कह रहा है ए और बी मिलकर किस एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी और ए उसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए और बी सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? सिंपल सा सवाल है, तो हम लिख लेते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहे हैं, आप बोलो। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, आप बोलोगे 10 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन ले रहे हैं, आप बोलोगे 15 दिन। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, आप बोलोगे 20 दिनों में। अब हमें पता है कि टोटल वर्क निकालने के लिए हम तीनों से कटने वाले कोई एक संख्या देख लेंगे, यानी कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 10, 15, 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। अगर ये ए प्लस बी 10 दिन में कर रहे हैं तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, कितनी एफिशिएंसी से करेंगे पहले आप तो, ठीक है। 6 एफिशिएंसी से करेंगे, ये करेगा 4 की एफिशिएंसी बी प्लस सी, और सी प्लस ये करेंगे कितनी की एफिशिएंसी थे, 3 की एफिशिएंसी थे। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो अब यहाँ से ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर टोटल वर्क 60 है। ये मिलके कितना कर रहे हैं, 6 4 10 3, सॉरी 6 4 10 3 13, कितना आएगा 2A प्लस 2B हो जाएगा ये, और 2C हो जाएगा बराबर 60। लेकिन इसकी पता है ए प्लस बी प्लस सी की एक वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम यहाँ से, 13 आएगी। अब 13 को बाद में करना है, ये हम कह सकते हैं इसको दोगुना करेंगे भाई। इसको देखो, या तो इसको आधा कर लो, 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको यहाँ करेंगे तो इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट है ना, तो 120 काम हो जाएगा। इसको भाई हमें 2 नहीं लेना, ओनली ए प्लस बी प्लस सी पूछा गया, तो ये तो मिलकर 13 हो रहा है, लेकिन हमें आधा करना है इसका, तो 13/2, यानी कि कह सकते हैं हम 60 मल्टीप्लाई 2/13, यानी कि 120/13 दिनों में इस पूरा काम को खत्म करेंगे। कहाँ है 120/13, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसमें समझाने वाली वैसी कुछ खास बात है नहीं, तो मैं सवाल है आपका, इफ एवरेज ऑफ 335, 2x5, यानी कि 3 डिजिट नंबर है, इनका एवरेज दे रखा है 411, फाइंड द एवरेज ऑफ x-1, x-3, x+3, x+5। आपको ये पता होनी चाहिए, सवाल में पूरा यदि 335, 2x5, x35, 63, और 406 का औसत 411 है, तो x-1, x-3, x+3, x+5 का औसत क्या होगा पता है आपको। एवरेज हम कभी भी निकालते तो एवरेज बराबर कोई फॉर्मूला आपने मैंने बताया कि बेसिक एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है सम बटे नंबर। अब आपको ये पता है एवरेज दे रखा है 411, 411 नंबर कितने, 1 2 3 4 5, 5 अगर इनके 5 नंबर है, एवरेज कैसे निकलेगा, 5 से हमने डिवाइड किया होगा, ये तभी तो आएगा भाई। लास्ट में 1 कब आ सकता है, और नंबर हमारे समय 5, तो 5 से तो डिवाइड करा होगा। अगर हम x की जगह यहाँ पर 5 रख दें ना, तो x की वैल्यू भी 5 ही आएगा, देख लें। अगर x की वैल्यू हम देखो, थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, अप्रोच लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको दिमाग रखना पड़ेगा इस तरीके से सवाल करने के लिए। आप यहाँ x की वैल्यू 5 पुट करो, आपका 411 ही एवरेज आएगा। और x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हम देखो सीधा आंसर बता दो, 5 - 1, 5 - 3, 5 + 3 और 5 + 5, 4 + 2 + 8 + 10, 4 2 6, 4 14, 14 10 24,
संख्या कितनी, 4 संख्या को एवरेज पूछा है, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। 6 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है ये। यहाँ दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं आपसे, एक्स का मान पूछ लेता या ये एवरेज ना देके बताइए ये एवरेज निकालना, एक्स की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। आपको पता है 5 संख्याएं, 5 संख्याओं का औसत 411, भाई 5 संख्याओं का औसत 411 है, तो मुझे सम निकालने के लिए 5 से गुणा भी तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो सकता है आपको ये सवाल नहीं समझ में आए, दोबारा देखिए मैं समझाने का तरीका क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी आपको लेवल सवाल करनी पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू, सॉरी ये एवरेज का कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। सवाल है आपका, नंबर सिस्टम का सवाल है, एक्स कॉमा वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर वेयर एक्स लेस देन वाई बाई लेस देन जेड, इफ द एक्स प्लस वाई प्लस जेड देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड। ये कह रहा है एक्स कॉमा वाई और जेड अलग अलग पांच संख्या हैं, जहाँ एक्स छोटा है वाई से, वाई छोटा है जेड से, तो यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 70 है तो जेड का मान क्या होगा। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच है, लगानी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको इस सवाल को बताऊंगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो सम दे रखा है कितना है, आप बोलो 70 आएगा। लेकिन इतना पता है दो एक प्राइम नंबर तो है, दो एक प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर दो ही है, तो जब 70 लेके आना है, एक प्राइम नंबर दो तो इसमें जरूर होगा, तो मैंने उस दो को तो कर लिया अलग। जेड का मान पूछा है तो जेड को नहीं हम दो रखते हैं, एक्स और एक्स को दो रख लेते हैं हम। वाई प्लस जेड फिर कितना बचेगा, आप बोलोगे 68 बचेगा। पूछा है जेड का मान, और जेड ये भी बोला कि वाई से बड़ा है। एक्स अगर हमने दो मान लिया, 68 वाई प्लस जेड का सम रहेगा, भाई दो इसमें से कम होगा तो कितना बचा वाई जेड, 68। लेकिन जेड को बड़ा भी लेके आना है, तो जेड अगर इसके हम फैक्टर करें प्राइम नंबर में, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 31, 3 1 7 1 8, 3 3 6। लेकिन आप पता है यहाँ पे गलती होने के चांसेस क्या है, अब कोई बच्चा तुरंत 31 लगा दे, लेकिन 31 आंसर नहीं है, यहाँ पूछा जेड का मान पूछा, और जेड बड़ा किससे है, जेड किससे बड़ा है, 22 से बड़ा है, तो जेड का मान यहाँ पे 37 होगा, ना कि 31 होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सवाल आपसे यही गलत हो जाता है, ये करने के बावजूद भी आप गलत लगाते। कहा है ना कि जेड, जेड किससे बड़ा है, 22 से बड़ा है, इतना तो ग्रेटर देन लेस देन तो पता ही होगा आपको। तो क्या है भाई, जेड जेड 22 से बड़ा है, तो जेड हमें 37 लेना पड़ेगा, ना कि 31, तो अब आंसर क्या होगा आपका 37। ये मैं आपको समझाना चाहूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर, बच्चे यहाँ पे गलती करते 31 भी टिक करके आते, लेकिन वो आपका सवाल गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सवाल है, बिल्कुल है, दो सवाल और है, बताइए। सवाल है आपका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24 एंड 36 लीव्स 3 एज ए रिमाइंडर ईच केस। ये कह रहा है वो सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 18, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। अगर ऐसा सवाल आपके पेपर में कभी भी दिखे तो आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ नंबर, जितने भी नंबर दिए हैं, और आपको रिमाइंडर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना है आपको। तो इसका अगर मेरे से सवाल से पूछा जाए तो एलसीएम लेना है, 18, 24, 36, इनका एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे इसमें रिमाइंडर आज जोड़ना है हमें 3, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इनका, एलसीएम आप बोलोगे 72 प्लस रिमाइंडर कितना है, और छोटी से छोटी संख्या भी पूछी जाए तो रिमाइंडर आपका आएगा 3, तो आंसर आएगा यहाँ से 75। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगर क्या ऐसा सवाल आपसे पूछा है तो यही अप्रोच लगानी है कि आप पूछा है वो छोटी से छोटी संख्या क्या हुई जिसमें ये फला फला नंबर से भाग देने पर स्थिति प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचेगा, तो आपको एलसीएम ऑफ जितने भी नंबर थे उनका एलसीएम लेना है, प्लस रिमाइंडर को आपको ऐड कर देना है। जब हम एलसीएम एलसीएम पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तब हम बताएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों हम इस तरीके से सवालों को इतनी जल्दी कर लेते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सवाल है आपका मेंसुरेशन का सवाल है, हालांकि ज्योमेट्री का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक भी टाइप आपसे मिस ना हो। ठीक है, कल थोड़े से और अच्छे सवाल होंगे, अच्छे सवाल का मतलब आपके पेपर में आने की संभावना जिनकी हो वो ज्यादा करें। इफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल हैव लेंथ 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ इन द सेंटीमीटर स्क्वायर इन ट्रायंगल। ये कह रहा है
यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये सा सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये पता है 18, 24 और 30 मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि कर्ड का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक ट्रायंगल जब बनता है, अगर ये 90 है, अगर ये 10 है, तो 6, 8, 10 का ट्रिपलेट पढ़ा है आपने। तो इसका सम और इसके स्क्वायर का सम, जैसे पाइथागोरस तो आपको सबको आती हो, 36 ये हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 100, ये इसका सम करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये बनता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। एक 18, 24 और 30 भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। कैसे बनता है देखो, 6 से 3, 6 से 4, 3, 4, 5 का राइट एंगल ट्रायंगल तो पड़ा होगा, उसी को तो मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो क्या दिक्कत है। अब इसका कभी भी डायरेक्ट शॉर्टकट क्या होता है, 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 4/3 कभी भी मीडियन से अगर आपका ट्रायंगल बनता है तो 4/3 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना, 1/2 बेस कितना रहेगा आपका ऊपर 18 और हाइट कितनी रहेगी 24, 2 से 9, 3 से 3, 24 या 72, और 72 चौक कितना होगा 288, कितना हो जाएगा 288। तो कहाँ है आपका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कभी भी अगर आपसे मीडियंस से कोई 3 मीडियन दे, उससे एक फॉर्मेट करके आपका ट्रायंगल बनाया जाए, तो उसका आपके एरिया पूछा जाए तो 4/3 मल्टीप्लाई ए ट्रायंगल का स्क्वायर, तो मैंने सीधा बता, ट्रायंगल का स्क्वायर नहीं, ट्रायंगल का एरिया 4/3। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू है 4/3, 1/2 बेस कितना है आपका 18 और हाइट कितनी 24। जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट किया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया, थोड़ा सा मैंने फास्ट समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मैनेज करेंगे। चलिए, सवाल आज हमारे इतनी खत्म हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको सवाल करके मज़ा आया होगा, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो बच्चा चैनल पर नया है और वो चाहता है कि इसी तरीके का कंटेंट आता रहे, और मैं तो मेरी अपनी कोशिश यही रहेगी कि एसएससी वालों के बच्चों के लिए भी थोड़ा सा अच्छा हम तैयार कर रहे हैं। रीजनिंग से लेके इंग्लिश से लेके जीएस सारी सब्जेक्ट का हम सॉल्यूशन देंगे अपनी इसी चैनल पे, यार दूसरे चैनल पर कहीं भी अगर हम आपको पढ़ाते देखते हैं। लेकिन कोई बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी करें। और कल मिलते हैं इसी के उत्साह उमंग के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।